नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इस बात के ऊपर कि अभी जो अमेरिका के जो पहले डिफेंस ऑफ होता था वहां डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, अब उसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया गया है। तो आखिर ये करने के पीछे का क्या कारण है, आज हम उसी के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कुछ दशक अगर पहले चल जाएं तो उस दशक में दो देशों के बीच में बहुत ही ज्यादा युद्ध हुआ करता था। उस टाइम पता नहीं कितने सारे युद्ध हुए। जैसे अगर आप भारत की बात कीजिए तो भारत के अंदर शुरू से ही, जब से यहाँ पर मुगल प्रवेश किए, उससे पहले अशोक, उससे पहले और भी जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे लोग क्या करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया में लड़ाई हुआ करता था। लेकिन फिर भी दूसरे देशों के अनुपात में हमारे देश में उस तरह के कल्चर या युद्ध का नीति एक अलग तरीका से हुआ करता था। हमारे यहाँ पर सामने बताकर युद्ध किया जाता था, स्पष्ट तरीका से, पीछे से वार करने का कोई भी हमारे यहाँ पे मतलब नहीं था। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि भारत के जितने भी राजाओं थे, वह राजा अगर सामने से कोई युद्ध करने आता था तो कभी हारते ही नहीं थे। जैसे कि आप बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी राजाओं को हराया गया, उनको पीछे कहीं न कहीं साजिश करके, जलसाजी करके, झूठ और फ्रेब के दम पे ही उनको हराया जा सका है। आप ये उठाकर देख लीजिए, यह इरा या तो मुगल काल से चलते आ रहा है, या आगे आने वाले जब ब्रिटिश आया इस देश में, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय अगर उन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश करते हैं तो वह साम्राज्य का विस्तार कैसे करते हैं, एक राजाओं से दूसरे जो राजाओं थे उनको लड़वाकर ही किया जाता था। लेकिन ये सारी सिचुएशन क्यों बनने लगी थी? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हर राजा जो हुआ करते थे उनका एक क्षेत्र हुआ करता था, और दूसरे को क्षेत्र को लेने के लिए, हड़पने के लिए वहां युद्ध किया जाता था। लेकिन भारत के अंदर जब युद्ध होता था तो सामने सामने की होता था। लेकिन अगर हम अब बात जरा कर लें विदेश के अंदर, तो अभी जो आप यूरोपियन कंट्री देखते हैं या यूरोपियन साम्राज्य जो अभी बना हुआ है, नाटो का संगठन देखते हैं, ये सारे एरिया में क्या हुआ करता था। जैसे सोवियत संघ की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ का जो साम्राज्य था वह इतना दूर तक कैसे फैला हुआ था। तो अगर इस बात को हमने बहुत जांच पड़ताल की, इसके बारे में बहुत जानने की कोशिश की, तो युद्ध के नीति से ही यहाँ पर सारे के सारे युद्ध को जीता जाता था, और उसके बाद अपने जो ट्रीटी है उससे उस पर संधि करवा लिया जाता था, और अपने टेरिटरी के अंदर उस देश को ले लिया जाता था। लेकिन यह जब से वर्ल्ड वार जो 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, उसके बाद सभी देशों ने बैठकर यूएन जैसे एक संगठन का निर्माण किया। यूएन जैसे संगठन का निर्माण तो होता है, लेकिन उस पर भी वर्चस्व करने के लिए एक देश अमेरिका जो बाहर निकल कर आता है। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के में भी अमेरिका लड़ने नहीं आया था, वह अंतिम टाइम में उन्होंने भाग लिया था। और अंतिम टाइम में भाग लिया, जब तक अगर बोले कि जो भी लड़ रहे थे वह सारे के सारे थक चुके थे। क्योंकि एक साइड से जो हिटलर था, अगर हिटलर उस टाइम, हिटलर का उत्पत्ति का आपका कारण पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो वह कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 1 से ही निकल कर आया था वो, और वही वर्ल्ड वार 1 के कुछ जो तात्कालिक कारण हो गए थे, उसके बाद हिटलर का जन्म होता है। हिटलर जब युद्ध के मैदान में आया तो जितने भी देश थे, मुख्य रूप से उस टाइम जो अगर बोले कि सबसे ज्यादा युद्ध या छल से जिन्होंने दूसरे देश के ऊपर अपना गुलाम बनाए हुए थे या उनको अपने अंदर अपने रूल के मुताबिक चलने का प्रयत्न कर रहे थे, तो जो हिटलर आया तो वह किससे लड़ता, और हिटलर लड़ने के पीछे कारण क्या था? लड़ने के पीछे तो बहुत सारी कारण हो सकती है, लेकिन एक जो प्रमुख कारण ये था कि अगर आप एक देश हैं और अब खुद को सुपीरियर बताने का प्रयत्न किया जा रहा था, तो उसी टाइम हिटलर, नाजीवाद, ये सब सारी जो थ्योरी है वह प्रकाशित होती है और वह आती है। लेकिन इसके अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो रिजल्ट क्या होता है? जितने भी बड़े बड़े कॉलोनियल पावर थे उस टाइम के, वह सारे के सारे तो युद्ध के अंदर व्यस्त थे। लेकिन अमेरिका जो था, वहां पर पूरे देश से जब हिटलर ने कार्रवाई स्टार्ट की तो यहूदी अधिकतर जाकर अमेरिका के अंदर बसने लगे, और यहूदियों का अपना मेहनत कहिए या माइंडली एबिलिटी कहिए, वह बहुत तेज हुआ करते थे। वह इकोनॉमिकली तरीका से हर देश के ऊपर अपना वर्चस्व बनाकर रखा करते थे। कुछ झुसका झलकियां आज भी आपको देखने को मिल सकती है। वह झलकियां अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि इजराइल और गाजा का युद्ध बहुत देरी से चलते चला आ रहा है, लेकिन बेशक यहाँ पर गलती हमास का था, लेकिन फिर भी युद्ध तो युद्ध था। अभी तक लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार 60,000 लोगों को मृत्यु इस युद्ध के अंदर हो जाता है। लेकिन क्या आज भी इजराइल रुक रहा है? कोई तो आंसर होता है नहीं। पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। आखिर अमेरिका का ऐसा क्या मजबूरी है कि वह यहूदी या इजराइल जैसे देश को
बिल्कुल भी मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि पूरा यूरोपियन यूनियन आज इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, फिर भी अमेरिका उसमें चुप्पी साधे हुए है। तो इसके पीछे अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा तो अमेरिका को अमेरिका बनाने का श्रेय मुख्य रूप से यहूदी को ही जाता था, क्योंकि अमेरिका के अंदर मुख्य रूप से दो ही चीज का शुरू में उद्योग हुआ करता था। एक तो वहां के लोग चमड़ा का उद्योग करते थे और दूसरा खेती था, कृषि। लेकिन उसके बाद जब यहूदी उनके देश के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्होंने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना की शुरुआत की। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते लगाते और इतना ज्यादा उन्होंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया कि अब जो भी युद्ध हो रहा था तो युद्ध के अंदर उन लोगों को इकोनॉमिकली हो या हथियार के तौर पे हो या जो भी सामग्री हो उनको उपलब्ध कौन करा रहा था? आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ही क्यों यूरोपियन यूनियन आज के जितने भी देश हैं उनको ये चीज को उपलब्ध करवा रहा था, क्योंकि उसके नियर बाय में थे और उनके रीजन में थे। ऐसे भी गोरों का जो देश था और उस टाइम अमेरिका के अंदर रेसिज्म का जो, अगर आप एक इतिहास देखेंगे तो इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। उस देश के अंदर रेसिज्म आज भी इतना ज्यादा है कि उतना रेसिज्म तो खुद और अन्य देशों में देखने का मिलता ही नहीं है, या यूं बोले कि वह बीमारी एक जगह से स्टार्ट होती है और वही रेसिज्म अब पूरे विश्व में फैल चुका है, और जहां पर नहीं फैला गया वहां पर थोप दिया गया। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं भारत के अंदर जो कास्ट फैक्टर है 1901 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा लिया गया। जातियों में बांटने का काम अंग्रेजों ने किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर जातियां तो थी लेकिन वह मूवेबल थी, मतलब एक से आप दूसरे जाति में प्रवेश कर जाते थे। वह डिपेंडेंट होता था अपने कार्य के ऊपर, आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अगर आप व्यापारी कार्य कर रहे हैं तो आप वैश्य होंगे, अगर आप पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं या आप विद्वान हैं तो आप ब्राह्मण होइएगा। उसके बाद जो लोग कुछ काम नहीं करते थे या आलसी थे उन लोगों को शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया था, ताकि वह एक प्रकार से अंदर से मोटिवेटिव हो दूसरे को देखकर कि हमको भी उस जाति तक फैक्टर तक पहुंचना है, हमको भी ब्राह्मण बनना है, वैश्य बनना है। और आप जिस प्रकार के काम करते थे आप वहां उस स्थिति में पहुंच जाया करते थे। लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सबसे पहले ही नीति लगाया था कि बांटो और राज करो। बांटो राज करो तो स्थिति चलते रहा, लेकिन फिर भी लोग एकजुट होते रहे, क्योंकि यहाँ पर कुछ उनको ऐसा फैक्टर मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पर जो एजुकेशनल सिस्टम था गुरुकुल का, उसके अंदर ये सारी फैक्टर था ही नहीं। वह चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, इन सारे, चाहे क्षत्रिय हो, इन सारे लोगों को बच्चे गुरुकुल के अंदर ही पढ़ने जाया करते थे। और गुरुकुल के अंदर पढ़ाई करने के बाद उनको आगे अब वह किस कार्य में जाना चाहते थे वह डिपेंडेंट होते थे और उसी के अनुसार अपना कैटेगरी में चले जाते थे। लेकिन अब ये सारी सिचुएशन बदलने का मेन कारण हो गया कि भारत के अंदर ही फूट पड़ गई, या यूं बोले कि एक साइड भारत अपना संस्कृति, अपना धर्म बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई कर रहे थे और दूसरी साइड मुगलों से युद्ध करते हुए जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वह इस चीज को, फैक्टर को पकड़ते चले गए। क्योंकि आप दूसरे काम में अगर आप बिजी होंगे तो एक और एरिया में आप ध्यान दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आपके संस्कृति को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, धर्म को बचाना है। तो इसी का लाभ बहुत ही अच्छी तरीका से ब्रिटिश लोगों ने अपनाया और उनको जब फैक्टर दिखाई पड़ा तो उस फैक्टर के अंदर उन्होंने भारत को नियम के अनुसार बांधने का प्रयत्न किया। लेकिन जब मुगल समाप्त हो गए एक इरा के बाद, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर से ब्रिटिश के साथ लड़ना स्टार्ट किया। लड़ाई थोड़ी लंबी बेशक चली, लेकिन हम लोगों ने युद्ध जीता और जीतने का उदाहरण ही है कि आज पुनः हम लोग अपनी संस्कृति के ऊपर खड़े हैं। नहीं तो और आप अन्य देशों को देखिए। इसीलिए हमारा देश का कहा जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता अगर कहीं है तो आप भारत को ही देख सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों का सभ्यताएं तो समाप्त हो गई। जैसे आप मिडिल ईस्ट के कंट्री में चले जाइएगा तो वहां पर कुछ और सभ्यता थी, खत्म हो गई। मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई। यूरोप के साइड जाइएगा वहां पर कुछ और सभ्यता थी, खत्म हो गई। तो उन लोगों का सभ्यता खत्म होते गया, लेकिन हम अपना सभ्यता और धर्म जो हम अपने पूर्वजों को पूजते आ रहे थे वह आज भी पूजते चले आ रहे हैं। तो एक प्रकार से हमारी जीत है। लेकिन ब्रिटिश के अंदर ये आपस में धर्म के नाम पे इतना ज्यादा खुद उस टाइम युद्ध की स्थिति बनी हुई थी कि आप समझ नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि सारे छोटे छोटे वहां पर परिवेश हुआ करता था, लोगों का उतना सभ्यता नहीं था। और अंत में देखिए जिस प्रकार से सभ्यताओं की अब फिर से एक परंपरागत तरीके से अपना विस्तार ले रहा है, पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भारत आज भी अपना स्थिति पे पूरी तरीका से आगे निकलते जा रहा है। क्योंकि हमारा फाउंडेशन मजबूत था, हमारा संकल्प मजबूत था और आज भी है। आगे के समय में इसी प्रकार से युद्ध होते गया
फिर यूएन की स्थापना होती है। उस समय ले जितने भी यूरोपियन कंट्री थे वर्ल्ड वार 2 के समय, उनका अधिकतर इकोनॉमिकली पूरी तरीका से बर्बाद हो चुका था। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये लोग अधिकतर देशों को कॉलोनी बनाए हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके पास खुद को सरवाइव करने भर भी पैसा नहीं था। तब यह अमेरिका के पास जाते हैं और अमेरिका अपना थ्योरी लगाना स्टार्ट करता है और इसीलिए वह युद्ध के अंत में आता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई, तो जरा आगे अब समझने की प्रयत्न करते हैं कि आज क्या फिर से अमेरिका पिछले ईरा में जाना चाहता है, क्योंकि शब्दों का मायने बहुत बड़ा होता है, शब्दों का मायने बदल जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसका मतलब होता था कि हम अपने देश के सुरक्षा के लिए हैं, नहीं कि दूसरे देश पे अपना युद्ध करने के लिए। लेकिन अगर आपको साथ डिपार्टमेंट ऑफ वार, अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो युद्ध का ही आता है, और युद्ध तो कभी समाप्त होने वाली चीज है ही नहीं। अब युद्ध का मतलब हो गया कि अब आप देश को नहीं बचाना चाह रहे हैं, अब आप सिर्फ युद्ध करना चाह रहे हैं। और ये प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से अपने यहाँ पर संविधान के यहाँ संशोधन करके इस नियम को ला दिया। आप देख भी सकते हैं कि वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई इस पे चर्चा नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है और बोलते भी हैं कि हमने तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों जीता है, आगे भी हम लोग अगर डिपार्टमेंट ऑफ वार के नाम से करेंगे तो आगे भी जीतेंगे। लेकिन अब देश के सामने थ्योरी बदलती चली जा रही है। पहले अगर हम पिछले 100 साल की बात करें तो उस टाइम टोटल देश कमजोर हो चुके थे, या यूं बोले कि कुछ देशों पर जो कॉलोनी बनाकर बैठे हुए थे तो यहां से इतना धन लेकर जाते थे कि वहां पर अपने यहां पे रखते थे। लेकिन युद्ध होता है, वह सारे के सारे धन कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाते हैं। देश को सर्वाइवल भर भी स्थिति नहीं रखते हैं। और यूरोपियन यूनियन जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी जो कॉलोनी को भी सरवाइव कर पाने में असक्षम थे, तो इनको कॉलोनी सारे देशों को आजाद करना पड़ा। उसके बाद सारे लोगों ने बैठकर एक यूएन की स्थापना की, जहां से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ देर शांति रहेगा, लेकिन शांति के लिए प्रयत्न चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और वहां पर हमेशा असमंजस की स्थिति बना हुआ रहता है। लेकिन एक बात और यहाँ पे आप माइंड में रख के चलिए कि आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो अगर भारत के अनुसार आप एक कहावत को मानेंगे कि दिया, दीपक जो होता है वह बुझने से पहले बहुत ज्यादा फकफकाता है, बहुत तेज तेज जो रोशनी है वह प्रकाशित करता है, क्योंकि वह अंदर से जल रहा अब होता है। जो बाती लगी हुई होती है पहले तो वह तेल या घी के माध्यम से जलता है, लेकिन जब घी और तेल खत्म हो जाता है तो वह बाती को ही जलाने लगता है और इसीलिए उजाला ज्यादा होने लगता है। देशों के साथ और यही होते रहा, या जिनका भी साम्राज्य था, जब वह साम्राज्य बुझने पे आया तो वह ज्यादा एग्रेसिव हो गया, कुछ पे कुछ फैसले लेने लगा। आप चाहे किसी भी हिस्ट्री के बारे में उठाकर देख लीजिए या किसी भी राजा के बारे में पढ़कर देख लीजिए, तो क्या इस प्रकार की कुछ अब स्थिति बनते हुए जा रहा है। क्योंकि एक साइड ब्रिक्स का बनना और दूसरी साइड यूरोपियन यूनियन के अंदर खुद के अंदर इतना ज्यादा बिखराव है कि अभी उस बिखराव में आप देख पा रहे होंगे कि एक दूसरे के साथ ही लोग आपस में असमंजस की स्थिति बने हुए हैं। ब्रिक्स जो अभी बहुत ही अच्छे तरीका से राइजिंग बना हुआ है, और ये सारे देश का अभी स्थिति एक समान है, एक पेज पे है। तो कहने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि पावर किसी के पास अस्थायी नहीं रहती है, वह मूव करती रहती है। अब दूसरी साइड अगर हम सभी लोग देखने का प्रयत्न करें तो वेनेजुएला एक देश है जो कि एक टापू के ऊपर बसा हुआ देश है, जिसका आबादी लगभग 4 से 5 करोड़ की ही है। और उस देश का खासियत यह है कि उस टापू के पास विश्व का अगर सबसे ज्यादा तेल का कहीं पर जमीन के अंदर है तो वह वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप जब खुद इलेक्शन के टाइम में थे तो उन्होंने इस बात को बोला था कि वेनेजुएला जैसे देश से हम समझौता क्यों कर रहे हैं, हम अपना सैनिक भेजेंगे और उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। और वही थ्योरी अब पूरी तरीका से अपनाई जा रही है। अभी एक जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला को चारों ओर से घेर लिया गया है। जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं अमेरिका के पास, वह चाहे फाइटर जेट हो, शिप हो, सबमरीन हो, लड़ाकू जहाज हो, तो ये सारी चीजों को वह घेरने का प्रयास कर रहे हैं वेनेजुएला को। और कल तो अमेरिका के सैनिक ने खुद एक क्राइम किया है कि एक वेनेजुएला से शिप निकल रही थी, शिप पे लगभग 12 लोग सवार थे, और अमेरिका ने डायरेक्ट उस पे मिसाइल बरसाकर उस शिप को ही डुबा दिया। उस शिप को
डूबने से 12 लोगों की वहीं पे खत्म हो गए। लेकिन इसके पीछे अमेरिका जो अपना थ्योरी दे रहा है, वह थ्योरी देने का क्या प्रयत्न कर रहा है? वह कर रहा है कि इसमें ड्रग्स काटल जा रहे थे और मैंने उन्हीं को समाप्त किया है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें अगर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो किसी भी देश के शिप को आप डायरेक्ट हिट करके आप नहीं खत्म कर सकते हैं। उनको अरेस्ट करना होगा, उनको कोर्ट में लेकर जाना होगा और जो जुडिशियली सिस्टम का फैसला होगा उसी के अनुसार आपको न्याय करना होगा। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वह अब खुद अमेरिका के अंदर से ये सारी बातें उठ रही हैं। जैसे हुती जो होते हैं वह जो लोगों के शिप पर जो सामान एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उस शिप के ऊपर हमला करके उस शिप को ही बंधक बना लेते हैं, फिर पैसा लेते हैं, उनको छोड़ते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिस देश का शिप था वह फाइटर जेट लेकर जाए और जितने भी हुती हैं उस देश के अंदर नागरिक उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमको नहीं पता है कि उसमें से कौन डाकू है, कौन शिप को कैप्चर करने वाला है, कौन समान नागरिक है। तो इसीलिए इंटरनेशनल लॉ में आपको डायरेक्ट इस प्रकार के कार्य नहीं करने होते हैं। लेकिन अमेरिका ने किया क्योंकि वह अमेरिका है। अब आगे पूरी प्रकार से घेरने का प्रयत्न कर रहा है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रुथुई, उन्होंने स्पष्ट तरीका से बता दिया है, क्योंकि जो वेनेजुएला है उसको भी बैकिंग है चीन का और रूस का। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी माना जाता है कि रूस के सैनिकों का फुटप्रिंट वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि वह वहां पर उपस्थित है। लेकिन फिर भी वेनेजुएला बहुत कमजोर है डिफेंस के मामले में। वह ज्यादा दिन तक अमेरिका के सामने तो टिक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रयत्न है, एक समझाने का रास्ता है। आप क्या इस न्यूज के बारे में कहना चाहते हैं? आप हमें जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या अमेरिका की ये जो परिस्थिति विश्व के अंदर बनती जा रही है, वर्ल्ड वार 3 की ओर हम एक प्रकार से चले जा रहे हैं। क्योंकि अगर वेनेजुएला के ऊपर स्ट्राइक होता है तो हो सकता है रूस और चीन अगर इंटरफेयर करने चला गया फिर तो यह युद्ध पक्का होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।